तो रेक्टिफिकेशन के अंदर बेसिक बातें कर ली थी। बेसिक रेक्टिफिकेशन जो क्लास 11th के अंदर था वो भी देख लिया था। और इवन अगर क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो क्लास 11th के अंदर ये पढ़ चुके थे आप। ये वाला केस भी था क्लास 11th में, हालांकि आमतौर पर एग्जाम में बहुत कम आता था, तो इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा करता था कि अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ही एरर्स डिटेक्ट हो जाएं तो क्या होगा। तो सॉल्यूशन के तौर पे हमने ये बातें बोली थी कि जिन चीज़ों की एंट्री पास कर सकते हैं एंट्री पास करेंगे, और वन साइडेड एरर जिसमें सस्पेंस का इस्तेमाल होगा तो वहाँ बिफोर ट्रायल बैलेंस के केस में आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, बल्कि उनको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में सीधा, क्योंकि लेजर अकाउंट ओपन थे तो वहीं पर ही टू बाय करके कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में कहानियां लिख देते थे। देन इसके बाद में मेनली तो ये था जी आपके क्लास 11th के अंदर, जहाँ पर आमतौर पर आप नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करते चले जाते हैं, जहाँ पर भी वन साइडेड एरर होती हैं तो आप बड़े आराम से सस्पेंस का इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद में ये जो तीसरा रेक्टिफिकेशन है ये बिल्कुल भी कोई भी क्लास 11th में बिल्कुल भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही सीए फाउंडेशन के अंदर ही है। और ये क्या है, जरा करते हैं बात आराम से। तो लास्ट टाइम भी जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर भी ये वाली बातें कर ली थी हम लोगों ने ऑलरेडी, कि बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या है, और सबसे आखिरी वाला केस क्या है। लेकिन फिर भी जरा दोबारा से, तो जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर शुरुआत में जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही अगर जब हम लेजर बना रहे होते हैं अगर तभी हमें गलतियां पता लग जाती हैं, ये मेरा सबसे पहला केस बनता है जब लेजर अकाउंट मेरे ओपन रहते हैं। लेकिन जैसे ही लेजर अकाउंट मैं क्लोज कर देता हूँ, टोटलिंग कर देता हूँ, बैलेंसिंग कर देता हूँ, ट्रायल बैलेंस बना चुका होता हूँ, तो मेरे दूसरे टाइप का रेक्टिफिकेशन होता है। और उसके बाद में अगर ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन चुकी है और वो फाइनलाइज हो चुकी है, और उसके बाद में कभी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हैं, अगले साल में कर रहे हैं। यानी ये चीज़ आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह से स्पेसिफाई करके दे सकते हैं, या तो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज ये वाली लिखी होगी कि आप जो गलतियां सुधार रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, और या फिर आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी लैंग्वेज मिलेगी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो मेरे तीसरे टाइप का रेक्टिफिकेशन रहेगा जिसमें बातें थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्या बातें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी? नहीं, बेसिक प्रिंसिपल तो हमारे वो के वही रहेंगे जो हमारे शुरुआती पार्ट्स के अंदर थे, बस थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्या बदलेंगी उनका भी अपना लॉजिक रहेगा, तो वो जरा आराम आराम से देखते हैं। सबसे पहली बात तो इस तरह का रेक्टिफिकेशन अच्छे तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले नॉर्मली आज से पहले हमने जो पढ़ा हुआ है सबसे पहले वही उसी ही तरह से हम इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। देन उसके बाद में बात करेंगे क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस है तो उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और क्वेश्चन के अंदर तो आइडेंटिफाई करना आसान काम ही है, जैसा कि मैंने कहा था कि या तो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चीज़ों को रेक्टिफाई कर रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो ऑब्वियसली मिस्टर रॉय अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर और रोड द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट ईयर उसने कोई सीए को अपॉइंट किया है जिसने की नेक्स्ट ईयर, यानी आप जो भी ये मिस्टेक की बात कर रहे हैं ये है पिछले साल की, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपने सीए को अपॉइंट किया और उसने पुरानी बुक्स में से पिछले साल में से कुछ एक गलतियां आइडेंटिफाई की और अब वो उनको रेक्टिफाई कर रहा है। तो जहां हम आमतौर पर क्वेश्चन की शुरुआती लैंग्वेज को बड़ी शिद्दत से इग्नोर करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के अंदर शुरुआत की ही लैंग्वेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली ये बताती है कि कौन सा टाइप का रेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं, बिफोर वाला, आफ्टर वाला, या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर तो इस तरह की शुरुआती लैंग्वेज से ही हमें पता लगता है कौन से टाइप का रेक्टिफिकेशन है। देन अगली बात, सबसे पहले नॉर्मली आराम से बात कर लेते हैं कि अगर हम इन तरह की चीज़ों का नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, जरा आराम से। सबसे पहले केस में क्या होगा, परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू द कन्वेंस अकाउंट। तो आपने क्या खरीदा, आपने स्कूटर खरीदा, आपने क्या खरीदा, एक एसेट खरीदा, आपने उसे गलती से डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट के अंदर। कन्वेंस क्या होता है, किराया। कन्वेंस क्या होता है, एक एक्सपेंस का अकाउंट, किराया, छोटा मोटा आने जाने का, एम्प्लॉय लोगों के आने जाने का किराया। तो बेसिकली जो करना चाहिए वो कर देंगे, यानी कि स्कूटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए तो स्कूटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। स्कूटर के बजाय व्हीकल भी लिख सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी हमारी। और बाकी जो गलती से कर दिया, अब गलती से कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया तो कन्वेंस अकाउंट को क्रेडिट करके रिवर्स कर देंगे। दोबारा से, बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे,
वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मली रेक्टिफिकेशन करते हैं जैसा हमने आज से पहले पढ़ा हुआ है, फिर धीरे से जो सबसे आखिरी केस है उसके कुछ प्रिंसिपल्स बनाएंगे और फिर उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, बट पहले नॉर्मली। तो परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट, बताओ जी क्या होना चाहिए इसका। भाई परचेज अकाउंट, परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई है। परचेज का नेचर तो क्या होता है, डेबिट, बट यहाँ तो ओवरकास्ट हो रहा है, तो क्या आप दोबारा से डेबिट ही कर देंगे हम? तो ऑब्वियसली नहीं, हम तो क्रेडिट करेंगे। अंडर कास्ट में नॉर्मल करते हैं, ओवर कास्ट में तो रिवर्स कर देते हैं हम, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो परचेज अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा और ऑब्वियसली ये एक वन साइडेड एरर है, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की मौजूदगी तो जरूर रहेगी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000 10,000, इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी होगा। देन थर्ड पार्ट, जरा थर्ड पार्ट पर आए, जहाँ थर्ड पार्ट कह रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ अ गुड्स और उसे गलती से एंटर कर दिया सेल की तरह। यानी ये एक वो एरर हुआ जहां आप गलती गलत सब्सिडरी बुक में कर देते हैं। परचेज की ट्रांजैक्शन थी, परचेज बुक में जानी चाहिए थी, गलती से सेल की तरह एंटर कर दिया, यानी सेल बुक में एंटर कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करते थे हम, क्या कहते थे हम कि करेक्ट बुक को रिकॉर्ड करो। परचेज को रिकॉर्ड करना है, परचेज का नेचर तो डेबिट ही होता है, तो परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए तो डेबिट ही करेंगे। जिस सब्सिडरी बुक में गलती से रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में गलती से रिकॉर्ड कर दिया, तो सेल्स को रिवर्स कर देंगे हम। सेल्स का नेचर तो क्रेडिट होता है, बट रिवर्स करने के लिए तो डेबिट करेंगे हम। और इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ऑब्वियसली क्या 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 क्या, पार्टी नेम डबल अमाउंट के साथ आता है। अब किसके साथ आपने सेल की है, आपने मिस्टर पी को सेल किया है, वो सॉरी परचेज किया है, तो पी का अकाउंट आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा, वो भी डबल अमाउंट के साथ। तो 2,000 रुपये से परचेज अकाउंट डेबिट, 2,000 रुपये से सेल्स अकाउंट डेबिट, और मिस्टर ए जो कि मिस्टर पी जो कि होगा वो होगा आपका 4,000 रुपये से क्रेडिट। तो डन, ठीक है। देन आगे, किसी मिस्टर सी से पैसा मिला था हमें, किसी मिस्टर सी से पैसा मिला था हमें। अब जब पैसा मिलता है तब आमतौर पे होता क्या है, जब पैसा मिलता है तो आमतौर पे कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है, और जिस पार्टी से पैसा मिलता है वो पार्टी अकाउंट तो क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए, लेकिन आपने बेसिकली क्या किया, पैसा मिला था पोस्ट कर दिया मिस्टर बी के अकाउंट में। यानी क्या कोई आपने साइड की मिस्टेक की, उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है पोस्टेड, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा। तो डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, इस बात का मतलब है कि आपने किया तो वही होगा जो करना चाहिए था। यानी आपने किया तो क्रेडिट ही होगा, बस ए के बजाय बी को कर दिया। तो यानी जो करना चाहिए था वो कर दो। क्या करना चाहिए था, मिस्टर ए से पैसा मिला था तो मिस्टर ए को क्रेडिट करना चाहिए था, तो मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। आपने गलती से मिस्टर बी के खाते में पैसा डाल दिया, तो किया क्या होगा, मिस्टर बी को इसकी जगह पर क्रेडिट ही तो कर दिया होगा। तो गलती से क्रेडिट कर दिया होगा तो मिस्टर बी को रिवर्स करने के लिए डेबिट कर देंगे हम। तो मिस्टर, हाँ, इसमें सस्पेंस की कोई नीड नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात, तो इसलिए ही तो कहते हैं कि बेसिकली ज्यादातर हर वक्त मैं बोलता भी हूँ कि पोस्टेड वर्ड के केस में सस्पेंस अकाउंट आता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये एक सलाह है। दोनों बातों में अंतर होता है। वही ना कि भाई आप लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करें, सस्पेंस की जरूरत पड़ेगी तो आप सस्पेंस का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पड़ी नहीं जरूरत, ठीक है। पोस्टेड वर्ड के केस में मान के चलो 90% केसेस में, 90% यानी 10% भी कोई छोटी मोटी परसेंटेज तो नहीं है, तो 90% केस में सस्पेंस आ जाता है, पर 10% में तो नहीं आता है, ठीक है जी। अब जैसे ये अगला, रिसिप्ट ऑफ अ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, तो किससे पैसा मिला, सी से पैसा मिला। अब सी से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। अब आपने क्या किया, इस बार आपने उसके डेबिट में पोस्ट कर दिया, इस बार आपने पार्टी के अकाउंट में कोई गलती नहीं की, ऐसा नहीं किया सी के बजाय ए या बी में कर दिया ना, ऐसा तो कुछ नहीं किया, बल्कि क्रेडिट करना चाहिए था, आपने डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उसी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो करना चाहिए था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। तो अब हम क्या करेंगे, जो उसने किया, उसने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की होगी, बल्कि उसने कुछ इस तरीके से किया होगा, सबसे पहले रिकॉर्डिंग की होगी सब्सिडरी बुक में, सब्सिडरी बुक मतलब कैश बुक में, वो बिल्कुल सही तरह से किया होगा। और उसके बाद में जब पार्टी अकाउंट में पोस्टिंग की बारी आ रही थी तो उसे करना चाहिए था क्रेडिट में पोस्ट, लेकिन उसने कर दिया डेबिट में पोस्ट, ठीक है जी। तो प्रोसीजर वाइज कुछ ये बात रही होगी। तो खैर मिस्टर सी को क्रेडिट करना चाहिए था, मिस्टर सी को गलती से डेबिट कर दिया, तो अब मिस्टर सी को क्रेडिट कर देंगे, बताओ कितनी अमाउंट से, कितनी, हाँ डबल अमाउंट से, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में तो हम डबल अमाउंट से ही ट्रीटमेंट करते हैं। और देखो यहाँ पड़ गई ना हमें सस्पेंस की जरूरत, यहाँ पड़ गई हमें सस्पेंस की जरूरत, क्योंकि यहाँ तो कोई दूसरी चीज रिवर्स करने के लिए तो है ही नहीं ना हमारे पास, ये है टेक्निकली वन साइडेड एरर।
वहां कोई वो वन साइडेड एरर नहीं थी, माना पोस्टेड वर्ड लिखा हुआ है लेकिन वो वन साइडेड एरर नहीं थी, क्योंकि एक तो ए के खाते में पोस्ट करना था, वो नहीं किया, पहला एरर। ऊपर से गलती से बी के में पोस्ट कर दिया, दूसरा एरर। तो वो टू साइडेड एरर थी, देखने में लग रहा था वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर था नहीं, वो टू साइडेड एरर था। ए के में पोस्ट करना था, नहीं किया, पहला एरर। गलती से बी के में कर दिया तो वो दूसरा एरर। तो इसलिए कोई सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ी। आगे 500 due by Mr. Q was omitted to be taken to trial balance। अब पहली बात तो 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, हम कौन है, हम तो मिस्टर रॉय हैं। तो ये ड्यू बाय मिस्टर क्यू का मतलब क्या निकालोगे? ड्यू का उधार होता है, ड्यू उधार होता है। लेकिन ऑब्वियसली दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक कि कई बार लिख दिया जाता है ड्यू टू कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम दिया हुआ हो, राम, और कई बार दिया हुआ होता है ड्यू फ्रॉम या बाय, कुछ भी लिखा हुआ होता है। तो दोनों बातों में अंतर होता है जी, हैं? बताओ क्या होगा, क्या लगता है? यानी ऑब्वियसली इनमें से कोई एक डेटर बनेगा और कोई क्रेडिटर बनेगा। तो ड्यू टू राम, ड्यू टू राम, ड्यू टू राम, ड्यू टू राम। हाँ, वो ऊपर वाला तो डेटर होगा आपका, और ये नीचे वाला ड्यू फ्रॉम या ड्यू बाय, ये क्रेडिटर होगा आपका, कि उससे पैसा उधारी है। तो बेसिकली फिलहाल के लिए तो ठीक है, ड्यू बाय मिस्टर क्यू लिखा हुआ है और उसे ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए हैं, यानी एक तरह से एक क्रेडिटर है जिसको क्रेडिटर मानना भूल गए हैं। तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को मानना भूल गए हैं, क्रेडिटर को रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्रेडिटर को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली क्रेडिटर तो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट ही किया जाता है, तो क्यू को क्रेडिट ही करेंगे। और ऑब्वियसली कोई और गलती तो नहीं है, तो यहां पर भी निश्चित तौर पर सस्पेंस आना चाहिए। ठीक है जी, ओके जी। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 500 रुपये से ही आ जाएगी मेरी ट्रांजेक्शन। अमाउंट नहीं लिखी बी और ए वाली, 1000 रुपये आएगी। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है जी, इससे अगली ट्रांजेक्शन जरा पढ़ के देखें, जहां लिखा हुआ है सेल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं की, तो रिकॉर्ड ही करनी है अब तो आपको। तो सेल की एंट्री क्या होती है बताओ? आर को बेचा है, हाँ बिल्कुल, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और नॉर्मली ही एंट्री आ जाएगी हमारी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, 2000 रुपये। ठीक है जी, ओके, ये भी हो गया हमारा। और इसी के साथ सबसे आखिरी पार्ट है। तो सबसे आखिरी पार्ट में लिखा है कि ये कुछ परचेज की गई है रॉन्गली पोस्टेड एज अ दिस अमाउंट। तो पोस्टेड वर्ड लिखा है, पोस्टेड वर्ड लिखा है कि 2395 ऑफ परचेजेस वाज रॉन्गली पोस्टेड एज द 2593। तो पहली बात तो गलत तरह से पोस्ट की गई है, और यहां पर किसी दूसरी चीज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो वन साइडेड एरर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, वन साइडेड एरर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सिर्फ परचेज के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई है, ना किसी पार्टी अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ना किसी चीज की इंफॉर्मेशन। पोस्टिंग में एरर है, वन साइडेड एरर बनेगा। और आपने क्या किया है, ज्यादा पोस्ट किया है या कम पोस्ट किया है? ज्यादा पोस्ट कर दिया है। तो अब ज्यादा पोस्ट कर दिया है तो आप परचेज को रिकॉर्ड करोगे या रिवर्स करोगे? हाँ, अब तो रिवर्स करने की जरूरत है, तो परचेज को रिवर्स करेंगे हम। तो परचेज को रिवर्स करेंगे, और कितनी अमाउंट से करेंगे? जो इन दोनों की डिफरेंस अमाउंट होगी। और ऑब्वियसली डेबिट में तो मेरा सस्पेंस ही आना चाहिए। और कितना बन जाएगा इनका डिफरेंस? 2593, और ये हो जाएगा 23, 198 बनेगा, 198। हालांकि क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स थे? क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 8 ही पार्ट थे, लेकिन उसके अलावा एंट्री तो 9 भी होंगी, यानी जो आखिरी में बात लिखी है उसकी भी एंट्री करनी है हमें। क्या लिखा है? मिस्टर रॉय 10% डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं व्हीकल्स पे। व्हीकल मतलब वो जो शुरुआत में खरीदा था स्कूटर, जिसको गलती से सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था, वो सॉरी कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया था। तो ठीक है, बाद में तो स्कूटर को रिकॉर्ड कर ही लिया होगा ना आपने। तो ये ऑब्वियसली आपका एक एसेट है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब रिकॉर्ड करना है।
तो रिकॉर्ड करना है तो फिर क्या किया जाएगा, 9वीं एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको डेप्रीशिएशन की। तो जहां डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट लॉस होता है और सभी लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर या व्हीकल, जो भी आपने शुरुआत में वर्ड यूज किया हो। जैसा कि मैंने कहा था आप स्कूटर की जगह व्हीकल नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% उसी ही वैल्यू यानी 3000 का 10% 300 रुपये से आ जाएगा हमारा। अगर शुरुआत में आपने व्हीकल लिखा तो यहाँ पर भी व्हीकल लिखे, शुरुआत में आपने अगर स्कूटर लिखा है तो बाद में भी स्कूटर ही लिखे। तो बताओ पहले इतनी बात समझ में आ गई। हालांकि क्या ये इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो कुछ और होना है, क्योंकि हम तो बेसिकली ये वाला केस पढ़ रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इसका कंसेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने नॉर्मल ही सोच लिया, क्योंकि आमतौर पे इस केस में भी मैक्सिमम बातें नॉर्मल ही हैं, बस कुछ अलग खास बातें हैं। क्या बातें हैं? तो सबसे पहले तो आपको नॉमिनल अकाउंट की पहचान होनी चाहिए। बात चल रही है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट की। क्यों होनी चाहिए उस बारे में अलग से कंसेप्चुअल बात करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये जो इतना सारा हमारा सॉल्यूशन है इसमें से कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब कौन कौन से आपके एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से आपके एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट हैं, कौन से आपके नॉमिनल अकाउंट है। ये दोनों ही आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। और एक्सपेंस के साथ साथ लॉसेस भी आपके नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं, और साथ ही साथ आपके जो प्रॉफिट वाले अकाउंट होते हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से आपके नॉमिनल अकाउंट हैं। अगर बात करूं कि कौन से नहीं होते नॉमिनल अकाउंट, तो एसेट वाले अकाउंट नहीं होते नॉमिनल अकाउंट, वो रियल अकाउंट होते हैं। या लाइबिलिटी वाले ज्यादातर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो एसेट लाइबिलिटी को छोड़ देना है। दूसरे भाषा में अगर बात करूं तो जो आइटम P&L से रिलेटेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं, वो ढूंढने हैं तुम्हें यहां पर। और जो चीजें मेरी बैलेंस शीट से संबंधित हैं, एसेट लायबिलिटी हैं, तो वो नहीं ढूंढने हैं आपको, उनको नेग्लेक्ट करना है। क्यों करना है वो करेंगे अभी कंसेप्चुअली बात की क्यों। स्कूटर टू कन्वेंस में स्कूटर तो एक एसेट का अकाउंट है, उसका नहीं 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 उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत है कन्वेंस एक एक्सपेंस का अकाउंट है। क्या होगा इसका अभी वर्क करेंगे बात। सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस का तो कोई नेचर ही नहीं है तो सस्पेंस को तो हटा देते हैं। परचेजेस, परचेजेस एक एक्सपेंस का अकाउंट है, वैसे भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड में खर्चा है हमारा। खर्चे कमाई खर्चे कमाई खर्चे कमाई ढूंढना है आपको। परचेज ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। सेल्स ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, एक इनकम है। पी, पी तो क्या होगा, पी तो एक डेटर होगा, शायद कोई क्रेडिटर होगा आपका कोई, मतलब जो इंसान होते हैं पी डेटर क्रेडिटर होते हैं। पी 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 मिस्टर पी कोई भी हो, चाहे वो डेटर हो चाहे वो क्रेडिटर हो, क्या वो कोई खर्चा है? किसी इंसान को खर्चा कहोगे तुम? चुप हो जाओ। तो बेसिकली ऑब्वियसली ये जो पर्सन्स होते हैं ये तो पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये तो बैलेंस शीट में जाते हैं। वेदर आपका या तो एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, जो भी होगा, मुद्दे की बात यहां आपको आइडेंटिफाई करना है एक्सपेंस और इनकम को। क्यों करेंगे वो अभी कर रहे हैं बात, लेकिन पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से अकाउंट से हमें कोई दिक्कत होने वाली है। जितने भी हैशटैग लगाते जा रहे हैं इनसे हमें दिक्कत होने वाली है, यहां कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग, ठीक है जी। और तो पी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो डेटर क्रेडिटर है। बी और ए ये भी पर्सन ही, ये भी कोई डेटर क्रेडिटर ही रहे होंगे। सस्पेंस टू सी, सस्पेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सी भी कोई डेटर क्रेडिटर ही रहा होगा। क्या रहा होगा हमें मुद्दा नहीं है, ठीक है जी। सस्पेंस टू क्यू, क्यू भी कोई क्रेडिटर डेटर ही रहा होगा। आर से कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहाँ पर डेटर क्रेडिटर रहा होगा। और सेल, सेल से दिक्कत है, ये एक इनकम का अकाउंट आ गया आपका। सस्पेंस टू परचेज, परचेज से दिक्कत है हमें, ये आपका एक एक्सपेंस वाला अकाउंट आ गया हमारा। डेप्रिशिएशन टू स्कूटर, स्कूटर से कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिशिएशन से दिक्कत है। डेप्रिशिएशन आपका नुकसान ही तो होता है, P&L में जाता है। अब इन चीजों से दिक्कत क्यों हो जाती है जरा सुनते हैं आराम से बातों को। और क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कुछ कुछ चेंजेस करने वाले हैं। यानी यहाँ जितने भी आपके एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट आए थे, यहाँ कुछ और यूज करने वाले हैं हम, कुछ और आएगा। बाकी जगह कुछ नहीं होने वाला, बाकी जगह चीजें नॉर्मल रहेंगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। यहाँ कुछ और आएगा हमारा, क्या आएगा देखते हैं। और क्यों आएगा सबसे पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन अब बोलना शुरू करता हूँ, और ओब्वियसली जो भी पढ़ रहे हैं ना ये वाला हिस्सा पढ़ने वाले हैं जी। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, जो भी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन अब देने वाला हूँ वो सारी की सारी इस केस की देने वाला हूँ। तो इस केस का मतलब क्या है कि किसी एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी हैं और आप उससे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चीजों को रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब एक लाइन बोलता हूं, बताना क्या बात समझ में आती है या नहीं। कि हमारी अकाउंटिंग में जब मैं जर्नल क्रिएट करता हूं, लेजर बनाता हूं, या
उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे 4 तरह के अकाउंट होते हैं मेनली, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। सही बात है। इसमें से ये जो एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट हैं, ये जो एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट हैं, इनकी तो लाइफ बहुत छोटी होती है। इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। इन अकाउंट की लाइफ बहुत छोटी होती है। इन अकाउंट की लाइफ बहुत लंबी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? वैसे तो इनका मतलब भी यही होता है कि एसेट्स का मतलब जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगी चीजें आपको, जो आपको भविष्य में यानी आगे आने वाले साल में बेनिफिट देंगी। लायबिलिटी का मतलब ही ये होता है जो अगले आने वाले साल में आपको पे करनी है। एक्सपेंसेस का तो मतलब ही ये होता है कि विद इन ईयर, करंट ईयर के जो खर्चे हैं। इवन अगर कोई खर्चा कर दिया जो अगले साल से रिलेटेड होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है हमारी अकाउंटिंग में, उसे हम एक्सपेंस नहीं मानते। बल्कि अगर कोई खर्चा आपने कर दिया जिसका बेनिफिट आपको अगले साल मिलेगा, तो उसको तुरंत हम प्रीपेड एक्सपेंस मानते हैं, एसेट बना देते हैं। तो जरा आराम से, जितने भी एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? परचेज होता है, सेल्स होता है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन सब की लाइफ बहुत छोटी है। इनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ 1 साल की होती है। आप किसी भी साल की अकाउंटिंग शुरू करते हैं, रेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं, परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेल्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, एंड देन उसके बाद में साल के अंत पर इन सारे अकाउंट्स को फिनिश कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहां ट्रांसफर कर देते हैं? तो वेदर या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और या फिर P&L अकाउंट में। इवन 12वीं क्लास के अंदर भी हमने ये चीजें पढ़ी थी। हम दी हूं या ना दी हूं वो अलग बात है। कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा था हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने की एक एंट्री थी। रिकॉर्ड करने से क्या होता है? वो अकाउंट क्रिएट होता है। लेकिन बाद में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं हम कहां? P&L एप्रोप्रिएशन में। और जैसे ही मैं उसे ट्रांसफर कर देता हूं, तो उससे उसका बैलेंस खत्म हो जाता है, उस अकाउंट की लाइफ खत्म हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का जो शुरुआत में हमने अकाउंट बनाया हुआ होता है, वो खत्म हो जाता है। ये जी जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है, इन अकाउंट्स का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि 1 साल की शुरुआत में, बिगिनिंग में क्रिएट होते हैं। जितना ज्यादा आप खर्चा करते जाओगे उन अकाउंट में, उतना ज्यादा पैसा आता चला जाएगा। जितना ज्यादा इनकम अर्न करोगे उन अकाउंट में, उतना ज्यादा पैसा आता चला जाएगा। साल के अंत में फेंक के मारते हैं इनको ट्रेडिंग P&L में, ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं, और फिर चेक करते हैं कि वेदर प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर के खर्चे ड्यूरिंग द ईयर की इनकम से कितनी आई है। और अगर कोई भी खर्चा आपके इस साल बेनिफिट नहीं दे पाया, तो उसको तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में एज एन एसेट। और अगर कोई इनकम है जो एडवांस में आई है, तो उसको भी तुरंत लाइबिलिटी मानकर वहां ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो चीजें पहुंचती हैं, बैलेंस शीट में जो चीजें पहुंचती है, उनकी लाइफ काफी लंबी होती है। अब जो कैश अकाउंट है वो कभी नहीं मरता। कैश अकाउंट तो सालों साल चलता रहता है। क्या परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट वाकई में मर जाते हैं? हाँ, लेकिन लेकिन हालांकि कई बार फिर बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हाँ नहीं, परचेज अकाउंट भी तो क्या अगले साल आता नहीं है? अगले साल आता है, लेकिन वो फ्रेशली दोबारा से क्रिएट होता है। ये जो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं, इनका जितना भी बैलेंस 1 साल में इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा खत्म कर दिया जाता है और वहीं दफन हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। अगले साल से तो दोबारा से परचेज अकाउंट क्रिएट किया जाएगा अगले साल की परचेजेस को लेकर। अगले साल दोबारा से रेंट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा अगले साल के रेंट को लेकर। अगले साल दोबारा से सैलरी अकाउंट क्रिएट किया जाएगा अगले साल की सैलरी को लेकर। लेकिन ये जो एसेट और लायबिलिटी के एक्सपेंस है, ये तो ट्रांसफर किए जाते हैं एक तरीके से। बल्कि इवन 11वीं क्लास के अंदर, इवन 12वीं क्लास के अंदर भी कई बार टीचर बोलते हैं ये वाली बात कि बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट ये एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक अकाउंट है, बट बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट तो महज एक स्टेटमेंट है, चीजों को दिखाने का तरीका है, वो कोई अकाउंट नहीं है। इससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है, आप एक्सपेंस के अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके ओरिजिनल अकाउंट का बैलेंस खत्म कर देते हैं। आप इनकम के अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में डालकर उसके बैलेंस को खत्म कर देते हैं। लेकिन आप किसी भी एसेट को बैलेंस शीट में सिर्फ शो करते हैं, उसके बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ शो करते हैं। इवन असल जिंदगी के अंदर भी एक बात बोलूं मैं, होता क्या है, और ये चीज क्या हमने पढ़ी हुई है? हाँ पढ़ी हुई है, 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? कि 1 साल के अंत पर जितने भी आपके एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कैश आपका 10,000 है, बैंक आपका 15,000 है, डेटर आपके 20,000 हैं, और सम काइंड ऑफ लायबिलिटीज आपकी हैं। तो जैसे ही अगले साल की अकाउंटिंग शुरू होती है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है? सबसे पहली एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, जिस एंट्री का नाम सुना था हमने क्लास 11th के अंदर, कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जिसके तहत पिछले साल के जितने भी बैलेंसेस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर। क्योंकि वो कैश, बैंक, डेटर वो मरे नहीं है, वो सेम टू सेम बैलेंस आगे कैरी ऑन होने वाले हैं।
क्योंकि वो जो बैलेंस शीट में हम एसेट लायबिलिटी दिखाते हैं, क्या उनका लेना देना बस इस साल से था? हाँ, वो तो अगले साल से भी रिलेटेड है, तो उनको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या वो जो एक्सपेंस और इनकम थे उनका कोई लेना देना फ्यूचर से है? नहीं, बल्कि अगर होता तो उनको हमेशा प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस इनकम मानकर मैं एसेट लायबिलिटी बोलता, उनको मैं पीएनएल में ना दिखाता। कहने का मतलब जो पीएनएल में चीजें दिखाई जाती हैं वो सिर्फ उस साल से रिलेटेड होती हैं, वहीं के वहीं उनका सब निपटारा हो जाता है। अब इन बातों से फर्क क्या पड़ता है, ये इतनी सारी बातें हम जो कर रहे हैं, जरा आराम से। किसी भी एक साल की, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग चल रही है जी, उस साल के अंदर टोटलिटी में 4 तरह के अकाउंट हैं, एक्सपेंस, इनकम और एसेट और लायबिलिटी। अब अगले साल में अगर आपको कोई गलतियां मिल रही हैं, अगले किसी भी साल में अगर आपको कोई गलतियां मिल रही हैं, तो आप ये ढूंढोगे, ये देखोगे कि इन गलतियों में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अगर उन एरर्स के अंदर कोई भी एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट इन्वॉल्व है, कोई एसेट लायबिलिटी के अकाउंट तो अभी भी जिंदा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आप उनका यूज कर सकते हो एरर्स को रेक्टिफाई करने में? हाँ जी, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी किसी भी एरर के अंदर पाया गया कि वो जो एरर है वो आपके एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है, यानी फॉर एग्जांपल पिछले साल का रेंट गलत अकाउंट में डाल दिया या गलत अमाउंट डाल दी, तो अब वैसे देखा जाए तो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन में फिर में रेंट में गलती है तो रेंट अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए, बट अब तो कर नहीं सकता ना रेंट अकाउंट का इस्तेमाल। वो उस साल के रेंट अकाउंट का तो दफन वफन वो सब हो गया होगा पहले ही, वो पहले ही पीएनएल में ट्रांसफर करके वहीं खत्म हो गया होगा। क्या आज की डेट में रेंट अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होगा? कर तो रहा होगा, बट वो तो करंट ईयर का रेंट अकाउंट होगा, वो तो एक फ्रेश रेंट अकाउंट होगा जिसमें मैं अपनी करंट ईयर का ही सिर्फ किराया दिखाना चाहता हूं। पिछले साल का रेंट अकाउंट ना, वो तो अलग था। तो अब अगर कभी भी रेक्टिफिकेशन के दौरान किसी भी एरर के अंदर कोई भी एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, तो उनका यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड हैं, वो वहीं के वहीं खत्म हो चुके हैं। अब जैसे पिछले साल की सेल मैंने कम दिखा दी, ज्यादा दिखा दी, पिछले साल की परचेज मैंने कम दिखा दी, ज्यादा दिखा दी, तो मैं अब उनको आज रेक्टिफाई नहीं कर सकता एक्सपेंस और इनकम को, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम बेसिकली साल के अंत पर ट्रांसफर करके खत्म कर दिए जाते हैं उनके अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे फ्यूचर में। फ्यूचर में वैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे बट वो तो उस फ्यूचर वाले ईयर से रिलेटेड होंगे। और अगर बात करें कि तो क्या हो गया, फ्यूचर वाले साल से रिलेटेड होंगे, है तो रेंट अकाउंट ही। अब अगर रेंट में गलती है तो कर दो रेंट अकाउंट में, तो इसका भी अभी कारण दूंगा कि क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन के अंदर फाइनल जो वर्डिक्ट निकल के आता है तो वो ये निकल के आता है कि भाई अगर एरर के अंदर एसेट लायबिलिटी की इन्वॉल्व है, उसका यूज कर लो आप, क्योंकि एसेट लायबिलिटी तो बेसिकली साल दर साल चलते रहते हैं, उनकी तो लॉन्ग लाइफ होती है, ये अकाउंट कभी खत्म नहीं होते। इनका लेना देना किसी पीरियड स्पेसिफिक से नहीं है, लेकिन ये जो एक्सपेंस और इनकम है इनका लेना देना पीरियड स्पेसिफिक से होता है। 2024-25 के खर्चे 2024-25 में ही डालकर पीएनएल में डालकर खत्म कर दिए जाते हैं। 2025-26 के खर्चे अलग हैं आपके, मना अकाउंट सुनने में हेडिंग सेम लग रही है लेकिन वो अलग हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इसी ही कारण से अगर कोई भी एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट आता है तो उनके लिए आप उन एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, एक नया अकाउंट का जन्म होगा। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, 12वीं क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी पढ़ा था, डेथ ऑफ अ पार्टनर में आता था ना तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या होता है जी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये किस बात को रिफ्लेक्ट करता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बेसिकली इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि अगर कोई भी गलतियां प्रायर पीरियड से हुई, ये प्रायर पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अकाउंट्स की थ्योरी भी जब हम पढ़ेंगे तो प्रायर पीरियड के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें, कि प्रायर पीरियड का तो ट्रीटमेंट ही कुछ अलग होता है। आमतौर पे असल जिंदगी में भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो प्रायर पीरियड की चीजों को लेके बड़ा इंटरेस्टेड रहता है कि आप प्रायर पीरियड की चीजों को किस तरह से कर रहे हैं। प्रायर पीरियड के अगर कोई भी खर्चे, पिछले साल के कोई खर्चे जो आपने पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है उन्हें आप करंट ईयर में अगर रिकॉर्ड करोगे तो सही, रेक्टिफिकेशन है, करोगे कर लो, हम उसे रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। आमतौर पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्या लगता है उनके लिए मेन मुद्दे की बात क्या होती होगी, इनकम या एक्सपेंस या दोनों चीजें? हाँ, दोनों चीजें। आमतौर पर वो एक्सपेंस को लेके भी खासा, भाई इनकम को लेके तो वो उनका ये व्यू पॉइंट रहता है कि भाई आप इनकम को छुपाएं ना, जितनी इनकम कमा रहे हैं वो सारी इनकम दिखाएं जरूर। एक्सपेंस को लेके उनका ये रहता है कि आप कोई भी खर्चा बेवजह का ना दिखाएं,
पता लगा आपने बेवजह के काफी ज्यादा हाईयर एक्सपेंस दिखाकर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को छोटा सा कर दिया और छोटी सी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर छोटा सा टैक्स बना दिया। तो एक्सपेंस को लेके भी उनका बड़ा ही स्ट्रिक्ट सा व्यू रहता है कि किसी एक्सपेंस को हम अलाउ करेंगे और किसी एक्सपेंस को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जो प्रायर पीरियड के अगर कोई खर्चे होते हैं कि हाँ पिछले साल का कोई खर्चा था, पिछले साल रिकॉर्ड करना भूल गए थे, इस साल आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम नहीं करेंगे उसको कंसीडर, हम नहीं मानते। अगर आप पिछले साल के खर्चों की मदद से करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी कम करवाने की कोशिश करोगे तो हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम ही नहीं होने देंगे, चाहे आप अकाउंटिंग में करते रहो अपने प्रॉफिट को कम हम डिसअलाउ कर देंगे। ये चीजें होती हैं असल जिंदगी के अंदर। तो क्योंकि प्रायर पीरियड की अपनी एक रेलेवेंस है अकाउंटिंग के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, तो यही कारण है कि पिछले साल अगर रेंट में कोई गलती है तो उसको आप करंट ईयर के रेंट अकाउंट में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पिछले साल का आइटम है, प्रायर पीरियड का आइटम है, उसको तो कोई खास नाम दो। फिर क्या ऐसे नाम दें कि पिछले साल का रेंट अकाउंट तो बेसिकली पिछले साल का रेंट हो, एक्सपेंस हो, पिछले साल की इनकम हो, सेल्स अकाउंट हो, पिछले साल का परचेज अकाउंट हो, सबके लिए एक कॉमन नाम डिसाइड कर दिया, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी किसी की बुक्स में अगर कभी भी नजर आ रहा है कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज हो रहा है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि ये एरर्स रेक्टिफाई कर रहे हैं ना हम, ये इस साल की नहीं कर रहे हैं हम, ये कोई पिछले साल की एरर्स हैं जिनको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसकी इंडिकेशन ये है, जैसे हर अकाउंट की अपनी इंडिकेशन होती है, जैसे सस्पेंस क्या होता है? तो सस्पेंस किसी की बुक्स में अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी बुक्स में गलतियां हैं, सस्पेंस अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है वन साइडेड एरर्स हैं। तो हर अकाउंट की अपनी रिलेवेंस है। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जैसे ही अगर दिखता है किसी की बुक्स में तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी बुक्स में गलतियां हैं, और ये गलतियां अभी की नहीं है, हैं पुराने जन्मों यानी पुराने सालों के कर्मकांड है, पिछले सालों की कुछ गलतियां हैं जो आज आपको मिली हैं, आज बैठ के उन्हें आप रेक्टिफाई कर रहे हो, और जिसमें एक्सपेंस इनकम के इन्वॉल्वमेंट है। कहने का मतलब सॉल्यूशंस के अंदर यहां जहां जहां भी हमने एक्सपेंस इनकम वगैरह वगैरह चीजें हमारी आई, तो इन सभी की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सोचने का जो हमारा तरीका रहता है, ओवरऑल जो सोचने का तरीका रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, तो वो ये रहता है, सबसे पहले हम किसी भी एंट्री को पढ़ते हैं, जैसे कि ये है एंट्री हमारी कि हमने क्या खरीदा? स्कूटर खरीदा और कन्वेंस में गलती से डेबिट कर दिया। तो पहले आप अपने माइंड के अंदर ये सोचें कि इसका रेक्टिफिकेशन नॉर्मली क्या होगा। इसका रेक्टिफिकेशन होगा कि भाई स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कन्वेंस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। फिर सेकंडली आप ये सोचें कि अच्छा स्कूटर अकाउंट ये तो एसेट का अकाउंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कन्वेंस अकाउंट ये तो एक एक्सपेंस का अकाउंट है, तो इसकी जगह पर तो पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा। ऐसे ही अब यहां पर जो मेरी सेकंड एंट्री थी वहां पर भी भाई परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो रहा है, हम सबसे पहले नॉर्मली सोचेंगे परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, सस्पेंस टू परचेज। तो परचेज ये तो एक एक्सपेंस है, ये तो लिख नहीं सकते, एक्सपेंस इनकम की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये जो इतनी सारी बकवास की है ना हम लोगों ने इसका फाइनल वर्डिक्ट बस इतना सा ही है कि एक्सपेंस इनकम की जगह एक्सपेंस इनकम वाले अकाउंट या फिर प्रॉफिट या लॉस वाले अकाउंट की जगह पर हम पी एंड एडजस्टमेंट लिख देंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट तो बस इतना सही है कि इन अकाउंट की जगह पर आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख देना है। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे जी? हम यहां पर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। यहां पर ऑब्वियसली परचेज अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, इसकी जगह पर भी पी एंड एल एडजस्टमेंट, इसकी जगह पर भी पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो एक ही जगह दिखाएंगे ना पी एंड एल एडजस्टमेंट, ऐसा थोड़ी ना दो बार डेबिट करेंगे। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, और ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे? सिर्फ 4000 से डेबिट करेंगे ऐसे करके। तो नॉर्मल जो रेक्टिफिकेशन है वो आपको एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब वो अच्छा होगा, जब हमारे माइंड में ये एंट्री घूमेगी कि ठीक है परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सेल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, पी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात आएगी कि ठीक है जो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो परचेज और सेल साथ में डेबिट हो रहे हैं ये तो दोनों एक्सपेंस और इनकम है, इनके तो दोनों की जगह पर पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा, तो दोनों की अमाउंट मर्ज हो जाएगी आपकी। तो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। इन एंट्रीज के अंदर तो कोई एक्सपेंस इनकम आ ही नहीं रहा, तो इसके लिए तो क्या ही जरूरत है। और यहां पर आ जाएगा आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा मेरा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पर आ जाएगा मेरा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं। तो बताओ जी, कुछ आया थोड़ा थोड़ा समझ में? है भैया? हाँ देखो, चीजों की जो रीजनिंग होती है ना,
वो थोड़ी बहुत समझ में आती है, ज्यादातर, ठीक है। लेकिन हाँ, आमतौर पे मतलब कुछ तो आया ही होगा समझ में, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आया है समझ में, कुछ तो आया ही होगा समझ में। वो कुछ भी अगर आ जाए ना, तो वो बहुत कुछ फिर धीरे धीरे आने लग जाता है, क्योंकि आमतौर पे हमारी पढ़ने की टेंडेंसी 11वीं 12वीं में थोड़ी सी अलग होती है ना। ऑब्वियसली ये मैं कनेक्ट 11वीं 12वीं से ही कर रहा था, लेकिन 11वीं 12वीं में हमें उस तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं था, जिस कारण से हमें पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ सीए फाउंडेशन में तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात, तभी जाके हमारी बातें सही तरीके से बन पाती हैं। तो रीजनिंग पकड़ते हैं हम, लेकिन सीए फाउंडेशन के अंदर हम इतने मैच्योर नहीं हो पाते कि 100% बात समझ पाए। बट अगर आप फाइनल कंक्लूजन भी अंडरस्टैंड कर जाते हैं और क्वेश्चन करना सीख जाते हैं तो डन। क्या अगर आपको क्लियर हो जाता है तो क्यों धीरे धीरे फिर क्लियर होने लग जाता है, ठीक है जी। तो क्या पे ज्यादा ध्यान लगाएं, क्यों पे भी ध्यान लगाएं, लेकिन क्यों की वजह से डिमोटिवेशन नहीं लेनी कि हाँ क्यों कर रहे हैं ऐसा समझ नहीं आ रहा तो हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है भैया। हाँ और क्या। नहीं, मेन वो भी है, लेकिन ये समझने की कोशिश करें एज ए स्टूडेंट कि क्यों वाली बातें ना एक दिन में समझ में नहीं आती। क्या वाली बात आ जाएगी समझ में, वो एक टीचर का टैलेंट है, आ जाएगी बातें समझ में, लेकिन क्यों की बातें धीरे धीरे ही अंडरस्टैंड होंगी जब आप उन चीजों को करेंगे और करते हुए सोचेंगे थोड़ा कि कर क्या रहे हैं हम ये, तो धीरे धीरे फिर बातें समझ में आएंगी। बट ऑब्वियसली भाई, जब आप क्लासरूम के अंदर अंदर आते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं, तो माइंड बेसिकली इतनी सारी चीजें ले रहा होता है, वो ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। जब आप घर पर बैठकर आराम से सोचेंगे समझेंगे, फिर आएंगी धीरे धीरे बातें समझ में। तो ये वाली बात है, ठीक है जी।